हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1, इस नए वीडियो के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th के लिए एनालिसिस करने वाले, इसको पढ़ने वाले हैं। जो आपका क्लास 10th है मैथ, इसके अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है, इसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत बातें समझेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 यानी इस बार क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है पढ़ाई अब शुरू कर देनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा दिन हमारे बोर्ड के एग्जाम के बचे नहीं हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है और यहाँ से आपको पता है इस चैप्टर से हमारे 5 नंबर फिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम आज समझेंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछते जाते हैं, प्रीवियस ईयर चीज़ें कैसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले कि आप आगे बढ़ें, तो आप हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि लोगों को भी मिल सके। ठीक है, और दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन भी आप तक का पहुंच जाए। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें ना एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी चीज़ों को समझते हैं। चलिए, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सारी चीज़ों को, बातों को हम समझते हैं पहले। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो होती है, आपने क्लास 9th में थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। क्लास 9th में आपने परमेय और अपरमेय संख्या पढ़ी थी। ठीक है, क्लास 9th में नंबर सिस्टम्स पहला चैप्टर था, उसी से ये रिलेटेड है। वहाँ पे हमने भी इसके बारे में कुछ चर्चाएं की थी। ठीक है, तो देखो, वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर से जानते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, इसके डिटेल्स में बारे में बात करें तो वास्तविक संख्या वो सारी संख्या होते हैं जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा, चाहे वो रूट के अंदर हो, ठीक है, दशमलव में हो, भिन्न में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कैसे भी हो, सारी संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। बस एक संख्या को छोड़ करके रूट के अंदर क्या होनी चाहिए, माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। ये काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। मतलब और आगे आप जाओगे 11th 12th या उसके आगे की सारी चीजों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं पढ़ना है हमें। ठीक है, अब वास्तविक संख्या हमारे पास 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक होती है हमारी परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे पढ़ता है, इरेशनल नंबर परिमेय संख्या को, और इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये चीज समझना आप कि जो रेशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्या होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रूप में लिखा जा सकता है। सबसे मेन पॉइंट पहचानने का, और ये आपने क्लास 9th में अच्छे से सीख रखा है कि पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिलहाल पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो नहीं लिख सकते यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। जैसे हम पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, मतलब एक कंप्लीट नंबर, इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पर भी पी क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये पॉइंट्स यहाँ पे बनेगा। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए दोनों पोजिशन में। ठीक है, और साथ में पी क्यू क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर भी पी और क्यू क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम अभी आगे इन चीजों को बताएंगे कि क्या होती है। ठीक है, तो परमेय संख्या को हम यहाँ पे बेसिक से समझ रहे हैं कि परमेय संख्या वो होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी क्यू जो होता है पूर्णांक होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका हर, जो हर होता है, हर का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर का मान जीरो हो जाएगा जब इससे डिवाइड करोगे तो
जो संख्या है वो आ जाएगी अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी अंश हो जाता है जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, पर यहाँ पे हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पी क्यू क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये चीजें हम आपको बता रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो एज एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे दो, ये भी आपका एक परमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 2/1 लिख सकते हो। रूट का 4, अब ध्यान सुनना, रूट के अंदर आएगा तब ये परमेय संख्या होगा कब, जब ये कंप्लीट नंबर होगा, ध्यान रखना कंप्लीट नंबर। और इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे देखो कि अगर रूट का 3 लिख रहे हैं, ठीक है, तो रूट का 3 एक कंप्लीट वर्ग नहीं है, ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर जिसे बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ये निकल के आएगा +-2, +-2/1 करोगे ये क्या हो जाता है, परमेय संख्या। दशमलव में लिखोगे 2.5, ये भी परमेय संख्या, इसे भी p/k के रूप में लिखा जा सकता है। 0.6 ऊपर बार लगाओगे, ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से, यानी अगर हमें सिंपल से बात समझना है परमेय संख्या को पहचाने या परमेय संख्या को, तो रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती है, ठीक है, रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती है वो सब अपरमेय होती हैं, बस उनको छोड़ करके जिसमें क्या होती है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो वो परमेय संख्या हो जाएगी, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं और रूट लगा है तो ऑलरेडी वो अपरमेय संख्या है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसे जोड़ने घटाने पे हो सकता है, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट में लिखिएगा इसको। ठीक है, नोट पॉइंट में ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, और आप प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, मतलब इसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, अगर एक अपरिमेय संख्या को, किसको, एक अपरिमेय संख्या को, तो याद रखिएगा जो आंसर आएगा हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, अगर अपरिमेय अपरिमेय का करते हो तो सकता है रिजल्ट परमेय हो या अपरिमेय हो। परमेय का परमेय के साथ में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना हमेशा परमेय संख्या ही आता है। ठीक है, अपरमेय का अपरमेय से करने पर कभी कभी परमेय आता है, कभी कभी अपरमेय आता है, तो कैन नॉट डिटरमाइन, वो पोजीशन मतलब उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन ये पॉइंट आप नोट करके याद रखिएगा, डायरेक्टली ये पूछा भी जा सकता है ऐसे आपको एमसीक्यू में, कोई भी ऐसा संख्या दे देते हैं उससे पूछेंगे, तो अगर परमेय संख्या है उसके साथ में चिन्ह के साथ में प्लस माइनस गुणा भाग एक अपरमेय संख्या लगी, तो रिजल्ट जो होगा हमेशा क्या निकल के आएगा, एक अपरमेय संख्या नहीं इरेशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा परमेय संख्या के बारे में और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, संख्याएं क्या होती है, वैसे फिलहाल हमें यहाँ पे परमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट पे हमने बताया कि भी हमारे पास परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परमेय संख्याओं, ठीक, हाँ एक मिनट, ठीक है, हमारे पास क्या होती है, परमेय संख्या। अगर परमेय संख्या है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, अभी हमने बताया कि क्या क्या चीजें होती है, मतलब रूट के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होते उनको छोड़ करके जितनी भी संख्या होती है, चाहे वो दशमलव हो, भिन्न हो, ठीक है, मतलब दशमलव हो, चाहे भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, या भी कोई भी चीज हो, सारी चीजें इसके अंदर आती है, चाहे नॉर्मल संख्या। तो ध्यान रखिए, जो परमेय संख्या होती है इसको हम क्या बांटते हैं, इंटीजर में बांटते हैं। ठीक है, इंटीजर में डिवाइड करते हैं, तो इंटीजर में क्या होता है, ये होता है आपका, सॉरी, पूर्णांक। अब पूर्णांक आपका कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक होता है। ठीक, यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं बन पाएगा, एक मिनट, ठीक है, तो इधर क्या कर देते हैं इसको, थोड़ा ज्यादा जगह लेना पड़ेगा ना, ये लास्ट पॉइंट पे कैसे चला, एक मिनट गाइस, देखिए यहाँ पे, तो परमेय संख्या है, ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको पूर्णांक में बांटते हैं, किसमें डिवाइड करते हैं, पूर्णांक में। अब जो आपका पूर्णांक होता है एक्चुअल में होते हैं 3, ठीक है, एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होता है इसमें सभी प्लस के नंबर आते हैं पूर्णांक में। ठीक है, जैसे +1, +2, ऐसे कंटिन्यू, प्लस का इनफाइनाइट तक।
दूसरा जो आता है आपका आता है 0, 0, ठीक है, 0 ये अकेले होता है 0। तीसरा जो होता है वो होता है आपका ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, इसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या हो रहा है पीछे? ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर यानी -1 से लेकर के ऐसे कंटिन्यू माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारी चीजें, एक मिनट क्या, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, ये -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक ये नंबर्स चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पर कुछ हम विशेष नंबर्स को भी क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझना है, यहाँ पे पेन के कलर हम चेंज करते हैं। देखिए, जो ये आपका केवल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर वाले यानी जितने धनात्मक इंटीजर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके लिए? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं इनको? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ये होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो आपसे अगर पूछे सबसे छोटी जो होती है वो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो होती है 1। ठीक है, और सबसे बड़ी तो अपरिभाषित, मतलब इसको निश्चित नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर दें, ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, ये पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं, इस तरह से संख्या होते हैं। और ऋणात्मक इसमें इंक्लूड हो जाएगा, फिर पूर्णांक बन जाता है। सारे पूर्णांक को मिला देते हैं और जो भी संख्या होती है उनको मिला करके बनाते हैं, परमेय संख्या बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पॉइंट्स होते हैं। आगे चलते हैं, ये आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देख रहे हैं कुछ छोटी सी बातें यहाँ पे और हैं, उसको समझने पड़ेगा हमें। इससे कहाँ से आया? तो देखिए, अब यहाँ पे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है हमें। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान दें। अब इससे पहले अगर मान लो कोई संख्या है, तो संख्याओं को हम दो और तरीके से बांटते हैं। एक तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, सम संख्या। ठीक है, और एक पढ़ रखा होगा विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या को हम बखूबी जानते हैं। सम संख्या वो होती है जिसको हम क्या कर देते हैं? दो से, कोई भी संख्या x है, दो से डिवाइड करने पर कोई भी संख्या क्या आ जाए? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाए, यानी शेष फल। ठीक है, क्या बोले? शेष फल जो होता है वो 0 हो जाए, तो वो सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या मतलब दो से उस संख्या को भाग देने पर हमेशा क्या बचेगा? एक शेषफल बच जाए। क्या बच जाए? एक शेषफल बच जाए। तो एक जब शेषफल बच जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, और इसे बोलते हैं इवन नंबर। ये पॉइंट आया समझ में आपको? एक को बोलते हैं ऑड नंबर, एक को बोलते हैं इवन नंबर। बट यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे जो पॉइंट समझना है, एक होती है भाज्य संख्या और एक होता है हमारे पास अभाज्य संख्या। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको समझना है। इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर और इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, एक को बोलेंगे कंपोजिट नंबर, एक को बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, क्या नाम है? एक को बोलते हैं भाज्य संख्या, एक को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिए, भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? कोई भी संख्या होगा, ठीक है, कोई भी संख्या हो जाए, मान लो x होगा, तो x को क्या करें? अगर इसका हम गुणनखंड करें, तोड़े, तो ऐसा p1 इंटू p2 इंटू p3 ऐसे अलग अलग नंबर में टूट जाए। यानी कहने का मतलब, अगर इसके हम गुणनखंड की बात करें, फैक्टर की बात करें, ठीक है, गुणनखंड की बात करें, तो गुणनखंड तो क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या होती है वो एक से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, और क्या हो जाए इसके पास? अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए या डिवाइड हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात।
हमने कहा कि मतलब क्या है, भाज्य संख्या उसे कहेंगे, या फिर ऐसे जनरल भाषा में समझो, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। मतलब कोई भी संख्या एक से तो कटेगी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, साथ में कोई अन्य नंबर एक या दो और उससे भी ज्यादा कट जाए, यानी जिसके पास दो या दो से ज्यादा सॉरी दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसके पास केवल दो गुणनखंड हो, मतलब एक तो हुआ एक से कटे और एक हुआ स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी नंबर से कटेगी ना। ठीक है, तो कुछ आपको अभाज्य संख्या याद रखनी चाहिए, जैसे दो। दो एक ऐसा संख्या जो सम है और सबसे छोटा है। ठीक है, सम होने के साथ साथ में सबसे छोटा अभाज्य संख्या याद रखिएगा। उसके बाद में 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, इसी में 17 आता है, 19 आता है, फिर उसके बाद में 23 आता है, 29 आता है। ऐसे ये चलती जाती है श्रृंखलाएं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि ये भाज्य संख्या। ठीक है, इस तरह से भाज्य और अभाज्य में समझ लिया। अब यहाँ पे छोटे से पॉइंट में स्टार बना के आपको समझा देते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या कहते हैं, देखिए सहअभाज्य संख्या में दो संख्या होंगी ए और बी, याद रखिएगा ए और बी। जब ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड वो एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक, मतलब ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से ना कटे एक के अलावा। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो बोलते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे हमारे पास देखो 5 है, 9 है। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा, दोनों एक किसी सेम नंबर से नहीं कटेंगे, ये क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे स्लाइड चलते हैं, चीजों को समझते हैं। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार ऐसे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये सही चीजें चल रही हैं सही से, हाँ, लोगों की स्लाइड ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक ही है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए इसको बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे। अब देखना, अब यहाँ पे हम समझेंगे, अभी तो हमने भाज्य भाज्य को समझा, अभी हमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय समझना है। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, तो ध्यान समझना। कोई भी अंकगणित का आधारभूत जो प्रमेय होता है वो ऐसा बोलता है, कोई भी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, मान लो हमारे पास एक भाज्य संख्या है ए, और ए का हमने क्या कर दिया, गुणन कर दिया, ऐसे P1 इंटू P2 इंटू P3, ऐसा डाट डाट Pn तक का। ठीक है, मतलब इसको हमने कुछ संख्याओं में क्या कर दिया, तोड़ दिया। जब इसको हमने कुछ संख्याओं में तोड़ दिया तो सिंपल सी बात है, ध्यान सुनना, कि इन संख्याओं में ये बट गया तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ऐसे। अब इसको हम क्रम अगर ना बदले तो जितने बार भी इसका गुणनखंड करोगे, ठीक है, जितनी भी बार इसका गुणनखंड करोगे हमेशा क्या आएगा, एक ही जैसा आएगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा ही आएगा। अब जैसे देखो, अब इसकी परिभाषा के रूप में अगर समझे तो ऐसा बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्या या किसी भी भाज्य संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या या भाज्य संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंडों का क्रम को छोड़ते हुए, मतलब उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ दे तो वह क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय, मतलब क्रम में कोई बदलाव ना करे, ऐसा क्रम में ही रहने दें तो हमेशा ही निश्चित है एक ही आंसर आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लें तो थोड़ा सा बातें समझ में आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हमने ले लिया, मान लो कोई नंबर एक 623 है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करो। अब देखो गुणनखंड करने का तरीका वही हम छोटे से बचपन में अपनाते हैं। यहाँ पे एक और तरीका सीखेंगे अभी फिलहाल के लिए। तो देखो, दो से काटोगे तो दो तिहाई, दो एक कम दो, जीरो बचेगा यहाँ पे एक, दो पंचे 10। अब ये दो से नहीं कटेगा तो तीन से काटोगे तो तीन एक कम तीन, तीन जीरो में जीरो, तीन बचे 15। तीन से अभी भी कटेगा, तीन त्रिक नौ, तीन बचे 15। अब तीन से नहीं कटेगा, पाँच से कटेगा, पाँच से 35, सात से कटेगा, सात एक कम सात। ठीक है, अब देखो इसके क्रम लिखे तो हो जाएगा दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे पाँच गुणे सात, या तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, दो गुणे तीन का स्क्वायर गुणे पाँच गुणे सात। ये हो गया। अब देखो, अब इस जो है ये जो क्रम है, अगर इसको ना बदले तो हमेशा इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, हमेशा यही आंसर आएगा, इसका कभी आंसर बदलेगा ही नहीं। 630 का गुणनखंड जितनी भी बार करोगे उसमें अंदर दो, तीन, तीन, पांच और सात ये दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, फिक्स है ये आपका, देखिएगा यही है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य या प्राकृतिक संख्या को अगर आप गुणनखंड करते हो तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा
उनके अगर क्रम को छोड़ दिया जाए तो उनका हमेशा आंसर क्या होगा, वो अद्वितीय होगा, बदलेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, मतलब सिंपल सा गुणनखंड। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, गुणनखंड करने का एक और तरीका होता है जिससे हम बोलते हैं ट्री मेथड। क्या बोलते हैं? ट्री मेथड या ब्रिज विधि बोलते हैं। आपके ऐसा थोड़ा बहुत बताया गया, इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसे हम टर्म्स बनाते हैं। 2 से डिवाइड करोगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे आएगा 105। फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे आएगा 35। 5 से डिवाइड करोगे आएगा 7। अब यहाँ पे आ गया क्या, एक प्राइम नंबर, इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो बस यहीं से क्या कर दो, गोला कर लो जो नंबर टूटे हुए। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ से भी वही है ना। तो ये सारी चीजें आप चाहे जिस विधि से करोगे, चाहे जितनी बार करोगे, ठीक है, हमेशा आंसर उसका फिक्स ही आएगा। ठीक है, ये होता है गणित का आधारभूत प्रमेय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ उसी तरह संख्याएं हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल से जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 505 है, ठीक है, क्या है 505। 505 है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो पहले तो इसको हम 5 से ही काटते हैं क्योंकि साथ साथ दिख रहे हैं, 5 कम 5, 5 में 0, 5 में 0, 5 कम 5। अब 5 से नहीं कटेगा तो 7 से चेक करते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 बनेगा, 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा और 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 दूनी 14, ये 7 से अब नहीं कटेगा तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 11, 11 चेक करते हैं, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 33 कट गया, आएगा 13, 13 एकम 13। ठीक है, ये हो गया क्या, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको हमने दिखा दिया प्राइम संख्या के रूप में। इसी तरह से 140 का, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो 140 को हम चलो ट्री फैक्टर मेथड करते हैं। तो क्या करोगे, 2 से काटोगे, 2 से 14, 2 दिनम में 0, इसको 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 को 5 से 35, 7 एक प्राइम नंबर है, रोक दो यहीं पे, 2 5 और 7। तो आंसर क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या तो आप ये आंसर लिखो या फिर 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, आप ये आंसर लिखो, दोनों आपका आंसर राइट है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा कहते हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझिएगा। यहीं से आपके प्रश्न उठना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे यहीं से। ठीक है, कि 2-2 नंबर में आराम से प्रश्न ये आपको लगाने पड़ेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। कोई भी अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है। आप कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू से समझा देंगे। देखो मान लो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी निकाला, ए और बी हमारे पास संख्या है, इसमें कुछ गुणनखंड कर दिया P1 इंटू P2 इंटू P3, ऐसे डैट 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 कुछ है। इसमें हमने किया Q1 इंटू Q2 इंटू Q3, ऐसे डैट 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 कुछ नंबर्स है। ठीक है, मतलब इसको हमने जब अभाज्य गुणनखंडों में रूप में तोड़ लिया तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जब कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे तो आपको यहाँ पे नोट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। देखिए तो मासा जब भी निकालेंगे, क्या निकालोगे, मासा। नोट पॉइंट में इसको याद रखिएगा, मासा बराबर क्या होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ, क्या ढूंढते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हो या फिर गुणनखंड, वैसे अभाज्य लिख देते ज्यादा सही रहेगा ना। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो जो अभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा उसकी क्या करोगे, न्यूनतम घात, क्या लोगे, न्यूनतम घात का गुणनफल। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखो कि अगर मासा निकालना है हमें तो क्या होना चाहिए, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी न्यूनतम घात लेना है। घात मतलब कैसे होनी चाहिए, न्यूनतम। ठीक है, क्या होनी चाहिए, न्यूनतम। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वहीं पर लासा निकालना है तो जस्ट उल्टा करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ की बात किया, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो कॉमन नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक मतलब जितने भी नंबर्स हैं, प्रत्येक अभाज्य, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जो है उनकी क्या करना पड़ेगा, अधिकतम घात। क्या करना पड़ेगा हमें, अधिकतम घात का गुणनफल भी यहाँ पे भी निकलेगा। ठीक है, अधिकतम गुणनफल निकलेगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट को एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे। जो यहाँ पर उभयनिष्ठ होगा गुणनखंड,
ठीक है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो होंगे उनकी न्यूनतम घात को लेना है, बट यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक को इंक्लूड करना है, मतलब हर एक नंबर को इंक्लूड करेंगे और उस नंबर की हम अधिकतम घात ढूंढेंगे, मैक्सिमम घात। ठीक है, जब वो मिल जाएगा तो हम उसका फिर गुणनखंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें समझ में आएगी। अब यहाँ पे चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो ज्यादा सही से समझ में आएगा। अब जैसे हमारे पास संख्या है, ठीक है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 20 से लासा और मासा ज्ञात करिए। तो देखिएगा जो संख्या 6 है और 20 है, तो पहले तो इसका फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्टेप अगर फर्स्ट समझे तो फर्स्ट में आपको इसका अभाज्य गुणनखंड ही करना है। यानी 6 का गुणनखंड करोगे तो 2 3 4 3 एकम 3, यानी 6 बराबर क्या है, 2 गुणे 3। इसी तरह से आप 20 का गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 दूना 20, 2 पंचे 10, ठीक है, और इसका करोगे 5 एकम 5, तो 20 बराबर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखो इसको तो अगर हम 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखे, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 5। अब हमें निकालना क्या है, मासा। तो ध्यान सुनो, मासा के अंतर्गत हमने क्या कहा, जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब दोनों मिलने चाहिए। चलो दोनों में ये मिल रहा है, ठीक है, 2 और 2, इसकी क्या करना है, न्यूनतम घात लेना है। तो घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो घात कौन सी लेंगे, 2 वाला, 2 सॉरी 1 वाला, इसकी घात क्या है 1 है, ये ले लिए। अब यहाँ पे कोई और नंबर से वो कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हो गया डायरेक्टली ऑप्शन 2 की पावर 1 मतलब 2, ये हो गया आपका मासा। लासा निकालना है, लासा के लिए हमने कहा आपको प्रत्येक संख्या की मैक्सिमम घात लें। तो देखो 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 की मैक्सिमम घात क्या होगी, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात ही है, यानी 3 हो गया, और 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12, 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, 60 हो गया आपका लासा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम इसी तरह से, इसके अंदर 3 संख्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, इसमें भी वही होगा। 6 का गुणनखंड करोगे 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरह से आप 72 का गुणनखंड करोगे, 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से काटोगे, 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। 120 का गुणनखंड करोगे, ये आएगा 2 12, 2 जीरो में 0, 2 से काटोगे 30, 2 से काटोगे 15, 3 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 1, ठीक है, कट गया। यानी 6 बराबर क्या है, 2 गुणे 3, 72 बराबर क्या है, 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब आया, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, और 120 बराबर क्या है, 120 बराबर आया आपका 2 क्यूब और 3 और 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है लासा और मासा। अगर हमें मासा निकालना है, ठीक है, पहले मासा निकाल लेते हैं। तो सिंपल से बताया था उभयनिष्ठ ढूंढो, उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों मिले। तो देखो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, मतलब तीनों में ये फैक्टर आ रहा है, ये वाला गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। इसकी न्यूनतम घात कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मतलब 1 वाला घात लेंगे। तो 2 की घात हमने 1 इंक्लूड किया गुणे में, और कुछ मिल रहा है, हाँ 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, मतलब तीनों में है। तो न्यूनतम घात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कोई एक ले लो, दोनों नहीं लेना, कोई एक, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 2 3 6, 6 हो गया आपका मासा, ठीक है। लासा निकालना है, लासा निकालने में हमने आपको बताया कि जो कॉमन हो ना हो सबके इंक्लूड करना है, और मैक्सिमम घात। तो देखो 2 की घात 3 यहाँ पर भी है, और 2 की घात 3 यहाँ पर भी, दो में से कोई एक ले लो, 2 की घात 3 गुणे 3 का मैक्सिमम घात कहाँ पे, यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर, और 5 है ही नहीं यहाँ पर अकेले, तो इसको भी इंक्लूड करो, ठीक है। ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का हो जाएगा 5। ये हो जाएगा, ऐसा गुणा करो, 8 9 72, 72 गुणे 5 करोगे, ये हो जाएगा 360, ठीक है, कितना हो गया 360, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या कर लेंगे, लासा और मासा आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने इसके पहले जो आपको पॉइंट को समझाया ना, कि जो मासा होता है, वो मासा क्या होता है एक्चुअल में, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी न्यूनतम घात लेते हैं, और जो लासा होता है एक्चुअल में वो प्रत्येक गुणनखंड के लिए, ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड की मैक्सिमम घात लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं संख्या तथा उनके लासा और मासा के बीच में जो है संबंध बताना है, रिलेशन इंक्लूड करना है। चलिए
तो देखो इस पॉइंट को समझिएगा, सबसे ज्यादा 2025 में और 2024 में जो हमें प्रश्न देखने के लिए मिला है एक्चुअल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, मतलब जो लगाने वाला था, वैसे ऑप्शनल में तो ऐसे कम क्वेश्चन मिले फिलहाल देखने के लिए, यहाँ से भी मिले हैं, बट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वहां पे जो ये प्रश्न देखने के लिए मिले, इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा प्रश्न देखने के लिए आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, बेसिक सा नियम है, ठीक है। मान लो हमारे पास कुछ संख्या है ए और बी, दो संख्या है ए और बी, तो इनके कुछ हमने क्या किया, लाशा और माशा निकाला, तो संख्या ए और बी का जो है लाशा हमने मान लो एक्स निकाल लिया, ये क्या है लाशा, ठीक है, और हमने इसी तरह से माशा निकाल लिया क्या, वाई। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है मासा और गुणे में लासा, ठीक है। ये होता है, आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है। पहली संख्या यानी ए इंटू बी दिया गया है, और लाशा गुणे मासा यानी एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी सहायता से कई सारी चीजें लगेंगी, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखना है नोट पॉइंट में, ठीक है, याद रहना चाहिए। चलिए अब इसकी सहायता से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उसके बाद में चीजें समझ में हो जाएगी। ठीक है, पहला प्रश्न ऐसा दिया गया है, कह रहे हैं यदि 77 और 99 का लासा जो है 693 तो मासा ज्ञात की। देखिए अब हमारे पास 77 दिया गया है, ठीक है, 77 दिया गया है और 99 दिया गया है, ठीक है। इन दो संख्याओं का जो मासा है वो दिया गया 693। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान सुनो, अभी पहले हमने बताया ए इंटू बी, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर में एच सी एफ इंटू एल सी एफ, ठीक है। ए क्या है 77 है, बी क्या है 99 है, 99, एच सी एफ क्या है यही तो ज्ञात करना है, एलसीएम क्या है, एलसीएम 693 है, ठीक है। देखिए ये टर्म्स इधर में गुणा में, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 77 गुणे में 99 बट्टे में 693 बराबर में एच सी एफ। अब काट लो, ठीक है, 11 काटोगे 11 सत्ते 77, 11 छके 66, 3 बचेगा, 11 छः 33, 7 एकम 7, 7 9 तिरसठ, 9 एकम 9, 11 9 99, एच सी एफ कितना बचा 11, हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद है आराम से लगाओगे एक चीज में, बस लगा दिया हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला एग्जाम्पल से सेम उसी तरह से एचसीएफ इस बार दिया गया, इस बार एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा फिलहाल लिख लिया करोगे थोड़ा, ठीक है, कि दिया गया में अगर एग्जाम में करना है कि दिया गया है, ठीक है, संख्या या पहली संख्या बराबर दिया गया 120, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर दिया गया है 225, ठीक है, एच सी एफ बराबर मासा दिया गया 15, लासा ज्ञात करना है, ठीक है, इसको क्या करना है ज्ञात करना है। अगर ये ज्ञात करना है तब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ए गुणे बी बराबर में एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए क्या है 120, बी क्या है 225, एच सी एफ क्या है 15, एल सी एम क्या है नहीं पता, 15 पे गुणा में इधर भेजो भाग में, 200 120 225 बट्टे में 15 बराबर में एल सी एम, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 15 में 225, ठीक है, ये हो गया 15 के 100 गुणा करा, 15 जेब में 0, 15 दूनी 30, जो वहाँ से लाएगा 3, और 15 एकम 15, 15 3 18, हो गया 1800। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 1800, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से क्या करना है, हमें प्रश्नों को सॉल्व करके अच्छे से रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बेसिक जो है प्रश्नावली आपका 1.1, ठीक है, जो प्रश्नावली 1.1 है, अब आप जितनी थ्योरी पढ़ रखे हैं, ठीक है, जितनी चीजें हमने आपको बता दी है, इतनी में से ही आप प्रश्नावली 1.1 लगभग लगभग आप कर लेके जाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी पूरी प्रश्नावली हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए पहला प्रश्न
अब ये प्रश्नावली में चेक तो नहीं, पता नहीं कहाँ से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना दिया गया। पहला प्रश्न प्रश्नावली का नहीं है फिलहाल, प्रश्नावली हम अलग से लेके आएंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो कि इसी से रिलेटेड है, अभी हमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि जो 90 है, 90 और 144 का जो है लासा व मासा ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था, सिंपल क्या करना है, 90 का गुणनखंड करोगे और 144 का गुणनखंड करोगे, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो 45 आएगा, ठीक है। 5 से 3 से कटेगा 15, 3 45 होता है। 3 से कटेगा 3 5 15, 5 कम 5। इसका काटोगे 2 से होगा 2 दूनी 4। इसको 2 से काटोगे 2 3 6, 2 6 12, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 3। अब देखो यहाँ पे 90 बराबर क्या है, 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5, ठीक है। और 144 क्या है, यह है 2 की पावर में 4 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है मासा। तो मासा के लिए हमने क्या बताया था आपको, उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो उभयनिष्ठ में 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 नहीं मैच कर रहा है। अब उभयनिष्ठ में न्यूनतम घात, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे 1 ही है। 2 की घात क्या करोगे, 1 लोगे गुणे में। यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, मतलब दोनों जगह पे सेम है, तो कोई एक ले लो। तो 2 कम 2 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18। क्या हो गया, 18। क्या हो गया आपका मासा। लासा ज्ञात करना है। लासा में आपको कोई परहेज नहीं करना है, सभी गुणनखंड को इंक्लूड करना है, चाहे उभयनिष्ठ हो या ना हो। तो देखो 2 है, 2 दोनों में है तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम घात 2 की पावर 4, ठीक है। 3 में 3 का स्क्वायर दोनों जगह पे, तो कोई एक ले लो। 5 को भी इंक्लूड करोगे चाहे वहां पे हो ना हो, यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे इंक्लूड ही करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 16। 3 की पावर में 2 होगा, 3 का 9, 16 पंचे 80 गुणे 9, 9 8 72, 720। इसका आंसर कितना आएगा, 720। मतलब मासा आपका 720 होगा, लासा आपका 18 होगा। अगर अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि चेक कर लो हमारा आंसर सही है या नहीं, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास संख्या क्या है, 90 है। दूसरी संख्या 144 है, तुम्हें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा। लासा कितना है 18, मासा कितना है 720। चेक कर लो, काट लो, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, ठीक है। हाँ इसको काटोगे, 72 एकम 72, 72 जीरो जीरो में जीरो, और 72 दूना 144 होता है। तो 5 दूनी 10 बराबर में 10, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट्स राइट, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। ऐसे जांच भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180 और 192 का मासा निकालिए और लासा निकालिए। तो इसको देखना थोड़ा ध्यान से आप करोगे। अब 3 संख्या है, कोई परेशानी नहीं है आपको। 144 है, ठीक है। 2 से काटोगे 214, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 से काटोगे 2 18 36, 2 से काटोगे 9, 3 3 का 9, 3 1 3। 180 को आप इसी तरह से निकालोगे, 2 से दोनों 18, 2 जीरो में जीरो, 2 से काटोगे 45, 3 से काटोगे 15 या 45, 3 से काटोगे 5, 5 कम 5। इसी तरह से 192 को काटोगे, 2 9 18 और 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 4, 3 1 कम 3। अब 144 बराबर क्या है, यह 2 की पावर में 4 और 3 का स्क्वायर। 180 बराबर क्या है, यह 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुणे 5। 192 बराबर क्या है, 2 की पावर में 6 और ये 3, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा के लिए हमने बताया कॉमन ढूंढोगे, कॉमन ये तीनों है और 3 भी तीनों में है, ठीक है। मतलब 3 तो कॉमन में आ रहा है। तो देखो 2 भी कॉमन में है, 3 भी कॉमन में है, तो इसकी न्यूनतम घात क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो 2 की इसको इंक्लूड करो, यानी 2 का स्क्वायर और गुणे में 3 की मिनिमम घात क्या है, यहाँ पे 3 और 1, क्या हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 कम 3, 4 3 12, मासा क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लासा। तो लासा निकालोगे तो लासा के लिए क्या करोगे, मिनिमम घात यानी मैक्सिमम लोगे, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 6 सबसे बड़ी घात है, तो 2 की पावर 6, यहाँ पे 2 की 3 के स्क्वायर है और एक 5 भी है, 2 की घात 6 कितना होता है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ये हो जाएगा 64 गुणे में 3 3 का 9 और गुणे में 5
64 को 5 से गुणा करोगे आ जाएगा 320 गुणे में 9, 9 जीरो में 0, 9 दूनी 18 के 88 लाएगा 1 और 9 त्रिक 27 एक 28। ठीक है, 2880 से हो गया आंसर। देखो हमने डायरेक्टली इसको इसलिए ऐसा गुणा करा दिया ना, ये थोड़ा आसान होता है। किसी भी संख्या से 5 से गुणा करना है ध्यान से। जैसे हमारे पास 64 था, 64 को 5 से गुणा करना है, आसान सा तरीका आपको बता रहे हैं। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है, इसको आधा करके एक जीरो लगा दो बस। हमने क्या किया, 64 का आधा कर दिया 32 और एक जीरो लगा दिया, हो गया बात खत्म, 320। आप गुणा करके चेक कर लो, वही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आसान तरीके बताते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा हमारे, वो देखते हैं। देखो ये 2025 में ऐसा प्रश्न पूछा गया कि 96 और 404 का मासा ज्ञात करिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से लगेगा। 96 का आप गुणनखंड करोगे, ठीक है, 2 चौका 8 2 8 16, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौका 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 4 से 4 का गुणनखंड करोगे आएगा 4 से सॉरी 2 से काटोगे पहले, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 जीरो में 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 जीरो में 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 जीरो में 0, 2 एकम 2। और आपको भी बता दें कि 101 आपका अभाज्य संख्या होता है, 1 से ही कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर में 5 गुणे में 3। ठीक है, 96 के सामने, और 404 के सामने क्या है, स्क्वायर गुणे 101। ठीक है, अब हमें मासा निकालना है। केवल इन्होंने बोला कि मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए हमें बताया कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या है, ये है। और इसके अंदर क्या है, छोटी घात, तो छोटी घात 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 2 यानी कि 4। आंसर क्या हो गया आपका, 4। ठीक है, ये 2025 में ये प्रश्न पूछा गया, देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है, दिया गया है कि मासा 99 153 बराबर ना हो तो मासा लासा निकालिए। अब ये प्रश्न ऐसा है 2024 में पूछा गया, इस बेस पे है कि जो पहली संख्या में पढ़ा, एक फार्मूला पढ़ा ना, ए इंटू बी बराबर में क्या था, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए और बी क्या है, एक पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153 है, एच सी एफ क्या है 9 है, एलसीएम क्या है नहीं पता है। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, इधर लाके भाग कर दोगे, तो जैसे होता है 9 एकम 9 और ये कटेगा 11 नहीं 99, इधर बचा 11 गुणे 153 और बराबर में एलसीएम। ठीक है, तो 11 गुणा कर दो तो 11 3 33, 3 हासिल आएगा 3, 11 5 55, 55 3 58 का हासिल आएगा 5 और 11 एकम 11, 11 5 16, ये हो गया 1683। 1683 जो है आपका ये हो गया एलसीएम, हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये तो बताना था मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेम टू सेम उसी तरह से कह रहे हैं, 132 और 288 का जो है लासा दिया गया, इस बार मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट लगाएंगे, ए इंटू बी बराबर में एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक है, पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288, बराबर में एच सी एफ नहीं पता है हमें, एल सी एम पता है 9696। ठीक है, तो इसको इधर भेज दोगे भाग में आ जाएगा, तो 132 गुणे में 288 बट्टे में 96 96 और बराबर में एच सी एफ। ठीक है, काटो, देखो इसको काटोगे किससे, 2 से, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये काटोगे 2 से, तो 2 चौका 8 2 8 16 और 2 चौका 2 8 16। ठीक है, कट गया। तो देखो 6 से इसको काट दो, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 अठे 48, 6 जीरो में 0, 6 अठे 48। ठीक है, कट गया। अब यहाँ से डायरेक्टली फिर से काटने का मतलब है कि आप काटोगे, तो 2 से काटते हैं यहाँ से, 2 एकम 2, 2 चौका 8 2 चौका 8, 2 से काटोगे 2 चौका 8, 2 जीरो में 0, 2 चौक 8, फिर इसको काटोगे। ठीक है, 2 7, एक मिनट कहीं पर गलती हो रही है क्या, कहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा है कहीं पे, ना कट रही हूँ। ठीक है, फिलहाल एक मिनट फिर से इसको हम अरेंज करके थोड़ा सा आपसे करते हैं, तो समझ में आएगा कि क्या चाहिए। ठीक है, तो 132 है, गुणे में 288 है। ठीक है, और बट्टे में क्या है 96 96, इसको काटना है और एचसीएफ आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटोगे इसको, 2 छंग 12, एक हाथ से बचेगा 2 छंग 12,
इसको 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 8 16, ठीक है। फिर इसको 2 से काटोगे 33 आएगा, इसको 2 से काटो 2 2 4, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 चौक 8, इसको 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसको 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 से काटोगे 2 से 14, 2 2 4, 2 12, 2 0 0, 2 6 12, 2 से काटोगे आएगा 36, इसको 2 से काटोगे आएगा 2 3 6, 2 0 0, 2 3 6, 3 से कटेगा 11 3 33, 3 से काटोगे 3 कम 3, 3 0 0, 3 कम 3, ठीक है। अब हमें पता है 101 क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। 101 अभाज्य संख्या है, ये किसी से ही नहीं कटेगा, तो ऊपर बचेगा आपका 11 और यहाँ पे बचेगा 36 और नीचे में क्या बचेगा 101, मतलब ये नहीं कट रहा है। क्या है, नहीं कट रहा है, मतलब आपके प्रश्न में कहीं मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको इस प्रश्न को फिर से हम रिसॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न के अंदर क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। मिसप्रिंट हुआ है, कहीं से ध्यान नहीं दिया गया होगा। तो आई मतलब आपको ये तरीका तो समझ में ही आया होगा कि हमें क्या करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आज का यहीं पर क्लास था, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, ठीक है, जो भी क्लास होगी उसके अंदर हम एनसीईआरटी की प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ध्यान सुनिए, एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1, एनसीईआरटी क्या होगा, ठीक है। साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए फिलहाल क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में अदर अदर क्वेश्चंस भी होंगे यूपी बोर्ड स्पेशल के लिए, ठीक है, सब यूपी बोर्ड स्पेशल के लिए क्वेश्चंस होंगे। तो अगली प्रश्नावली में हम सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं, ऐसी थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ठीक है। वो जो घंटी होती है ना उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि क्या हो, नोटिफिकेशन आप तक का पहुंचते रहे, ठीक है। तो कंटिन्यू अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर्स लाने 95 प्लस में रखना है तो आपको कंफर्म करके अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए और ये सारी चीज़ें सवालें लगानी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।